हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब एस्पिरेंट क्लासेस में। आज से मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, जिसमें से इतिहास विषय स्टार्ट कर रहा हूं। पहला टॉपिक है समान परिचय, जो आज 45 क्वेश्चन इसमें है। टोटल 45 क्वेश्चन को मैं 2 बार दोहराऊंगा, जिससे कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक समान परिचय। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, अतीत का। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस थे। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस थे। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइडिस ने। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइडिस ने। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? तो हेरोडोटस है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार कौन है? तो हेरोडोटस है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो हिगेल का। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो हिगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो हिगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? तो हिगेल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स का। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा मार्क्स ने। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मार्क्स ने। उसके बाद कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? सीले का। इतिहास विगत की राजनीति है, किसका कथन है? तो सीले का। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ये देखिए दोस्तों, ये मिलान करना है। तो पहला है लेखक, और सूची 2 है इतिहास की परिभाषा। तो ऑक्सफोर्ड लेखक ने परिभाषा दिया था कि यह सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ऑक्सफोर्ड ने परिभाषा दिया था, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन ने कहा था, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और कलिंगवुड ने कहा था, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी ने कहा था, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो इसके अनुसार आंसर होना चाहिए 1 का 3, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 2। आंसर होगा 1। तो ऑक्सफोर्ड ने कहा था, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है।
ट्रेवेलियन ने कहा था इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कलिंगवुड ने कहा था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी ने कहा था इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेनेडिटो क्रोचे। बेनेडिटो क्रोचे। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेनेडिटो क्रोचे। अगला क्वेश्चन है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो अंतहीन वार्ता है किसने कहा था? E.H. कार ने। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार ने। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त है? तो बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त है? तो बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 50 ईसा पूर्व। वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है? तो वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। सही है। वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है? तो वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में। वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अब सूची का मिलान करना है। देखिए सूची 1 में है विक्रम संवत्सर। विक्रम संवत्सर कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में। शक संवत्सर कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। गुप्त संवत्सर कब हुआ था? 320 ईस्वी में। और कलिंग संवत्सर कब हुआ था? तो 3102 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसके अनुसार इसका आंसर देखिए दोस्तों यहाँ, तो इसका अनुसार क्या होगा? तो विक्रम संवत्सर होगा 1 का 4, 2 का 3 और 3 का 2 और 4 का 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था तो 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। उसके बाद है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। पहला है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा है शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था, ये भी सही है। तीसरा है गुप्त संवत 319 में प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। चौथा है भारत में मुसलमानों शासन का युग सन 1192 में प्रारंभ होता है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुट संवत। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रिकुट। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य 6 ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य 6 ने। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत पर का वर्ष होगा? निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो जैसे ही शक संवत बोला जाएगा तो जो वर्तमान समय में 78 ईस्वी को घटा देंगे, तो 1931 में 78 को जोड़ेंगे तो 2009 आता है, तो इसका आंसर है 1931 है। और अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? तो विक्रम संवत कहने पर 58 वर्ष जोड़ा जाता है। जैसे वर्तमान समय में 58 वर्ष जोड़ने के बाद जो आएगा वो विक्रम संवत हो जाता है, ठीक है। तो उस अनुसार 2013 ईस्वी में जोड़ने पर 2070 के आसपास आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, है विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का। उसके बाद पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। 135 इसमें जोड़ दिया जाएगा। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके क्या होगा? तो साके क्या होगा? तो इसमें 135 घटा दिया जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1928 साके। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष की क्रमिक निक्षेप। अगला क्वेश्चन है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो विलर्ड लीबी ने। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? विलर्ड लीबी ने। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्म का। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है जीवाश्म की। प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। प्राग इतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व से। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला लेखन की। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का फर्स्ट चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक का तदनुरूप है? तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो सेलेरियस ने। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? तो अल-बरूनी ने। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? अल-बरूनी ने।